हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे ललित मोहन सेन जी के बारे में, जो आधुनिक कलाकार के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ठीक, तो इस तरह से हम पिछली वीडियो में भी क्रम से कलाकारों को, आधुनिक कलाकारों को ला रहे हैं, तो आप लोग इसको वीडियो को भी पिछली वाले को देख लीजिएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो ललित मोहन सेन जी है जो है प्राकृतिकवादी कलाकार थे। प्रकृति से ज़्यादा कलाकारी इन्होंने की है। तो इनका जन्म देखते हैं तो 1898 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। और ये आपके सामने जो दिख रहे हैं यही है ललित मोहन सेन जी हैं। ठीक, तो इनके बारे में आज अच्छे से हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन को इसमें हमने क्या है वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। यदि उत्तर प्रदेश के आधुनिक कला परिदृश्य पर चर्चा की जाए तो यहाँ तीन मुख्य कला धाराएं प्रबल रही है। लखनऊ, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से फेमस है, और एक तीसरा वाराणसी जिसको काशी के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक लखनऊ की बात, तो इस क्षेत्र की आधुनिक कला को जो लखनऊ शैली के रूप में प्रसिद्धि हुई। इसे विशेष पहचान देने में दो महत्वपूर्ण कलाकार, एक असित कुमार हालदार जी हैं और एक ललित मोहन सेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों मात्र ठीक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी तरह संस्था थे, एक स्कूल थे। यहाँ असित कुमार हालदार बंगाल की कला के पक्षधर थे और विशेष रूप से बंगाल स्कूल की कला के प्रचार प्रसार के लिए लखनऊ आर्ट कॉलेज में आए थे। वहीं उनके साथ ही कार्य करते हुए ललित मोहन सेन बंगाल के प्रभाव से परिपूर्ण मुक्त थे। ऐसा नहीं था कि सेन बंगाल की पुनर्जागरण कला से कोई विरोध था, बल्कि वे रियलिस्ट आर्ट से अधिक प्रभावित थे, वास्तविक कला से, और समकालीन भविष्य की कला प्रवृत्तियों के पूर्व दृष्टा के रूप में इसमें प्रयोग की संभावना अधिक पाते हैं थे। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। इसीलिए चुपचाप कह रहा है कि इसीलिए चुपचाप अपने ढंग से भारतीय कला के नए अध्याय की भूमिका रचने में जुट गए, जिसे आज लखनऊ से संबंधित कलाकारों की, ठीक है, किसे लखनऊ से संबंधित कलाकारों की प्रयोगधर्मिता और प्रवृत्तियों में स्पष्ट देखा जा सकता है। और कहें तो यही लखनऊ में अकादमिक शैली की नींव पड़ती है, जिसे इस परंपरा के आगे के कलाकारों ने पुष्पित एवं पल्लवित करने का काम किया। ललित मोहन सेन आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्रधानाचार्य थे और उनके पहले असित हलदार थे, जो 1925 से 45 ईस्वी तक रहे थे। प्रधानाचार्य का काम करते हुए बंगाल स्कूल के प्रभाव वाली स्वदेशी बंगाल शैली को बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर चुके थे। ठीक, और लखनऊ की कला में बंगाल शैली के साथ ठीक अकादमिक कला की भी समानता रूप से फलती फूलती रही। अगर 1945 से 1954 ईस्वी तक मात्र 9 वर्षों के कार्यकाल में ठीक ललित मोहन सेन जी ने अकादमिक कला, जिसमें सैरा चित्र, छवि चित्र, स्टिल लाइफ, ग्राफिक, मूर्ति कला आदि पर आधारित यथार्थ चित्रण का प्रयोगात्मक प्रवृत्ति को न सिर्फ प्रोत्साहन दिया, बल्कि इसे समकालीन कला परिदृश्य पर स्थापित भी किया। वे कुशल छायाकार भी थे। क्या थे? कुशल छायाकार भी थे, जो फोटो में विशेष परिणाम आने तक अनवरत कई दिनों तक डार्क रूम में बंद रहते थे, अंधेरे रूम में पड़े रहते थे। इसी तरह वे कुशल रेखांकनकार और छपाकार कलाकार भी थे। सन 1960-61 की बात की जाए तो बाढ़ आया था उस समय, तो इनकी दुर्लभ जितनी भी कृतियाँ थे वो बह गई, और कुछ कृतियाँ इनके अध्यापकों कलाकारों के निजी संग्रह में चली गई। ठीक, इससे इनकी ज़्यादातर कलाकृतियाँ समाप्त हो गई बाढ़ की वजह से। उस समय सेन के लिए एक नई कलाधारा को स्थापित करना आसान नहीं था। सारा चीज़ इसका बह गया हो, उसे फिर शुरू करना बहुत कठिन होता है। और विशेषकर उस समय एक लोकप्रिय बंगाल कला शैली अपनी जड़ें जमा चुकी थी, और ऐसे में किसी नई कलाधारा को कितना स्वीकार किया गया होगा, इस पर लोकप्रिय बनने में कितना संघर्ष करना होगा, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई कला विकसित हुई हो ज़्यादा मात्रा में
और आपकी कला की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सोचिए कितनी आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। क्योंकि उस समय भी हलदार द्वारा लाई गई बंगालवाद शैली के प्रतिनिधित्व कलाकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे। उस समय बंगाल स्कूल की कला आंदोलन, जिसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त था और उस पर प्रभाव के साथ काम करने में कोई रिस्क नहीं था। परिणाम परिणामतः आज भी, ठीक, एक सेकंड, परिणामतः आज भी, एक सेकंड, ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। चली गई। आज भी आज भी कला विद्यार्थियों से लेकर कला प्रेमियों में सर्वाधिक उत्सुकता इस शैली के चित्र लेकर रहती है। सन 1928 में जब इंडिया हाउस यानी भारत भवन का निर्माण हुआ, तब उस भव्य इमारत के प्रमुख इमारत व गुंबद की तरह भित्ति चित्रों का भी अंकन करने की आवश्यकता महसूस की गई। सर हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने नई दिल्ली में संसद भवन और सचिवालय की इमारतों की रूपरेखा तैयार की थी, ठीक, वे लंदन में, आगे देखते हैं, वे लंदन में जो है अंग्रेजी राज के कलाकारों द्वारा रचित कलाकृतियों को प्रदर्शन करना चाहते रहे थे। उन्होंने स्टर्गल स्क्वायर में स्थापित साउथ अफ्रीका गृह व एल्डविच लंदन में स्थित इंडिया हाउस में देसी कलाकारों को काम करने का मौका दिया गया। इन इस काम के लिए 1929 ईस्वी में आयोजित एक खुली प्रतिस्पर्धा में 4 बंगाली कलाकार चुने गए। ललित मोहन सेन लखनऊ, शारदा चरण वकील दिल्ली, धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मा शांति निकेतन और सुधांशु शेखर चौधरी कोलकाता। इन 4 कलाकारों को प्राथमिक प्रशिक्षण देने के उपरांत फ्रेस्को और म्यूरल पाश्चात्य ज्ञान सीखने के लिए इटली भेजा गया। ठीक, आगे देखते हैं। उधर उत्तरी इटली में म्यूरल के निर्माण में टेम्परा अंडे के पीले तरल का उपयोग शताब्दियों से किया जाता रहा है। इन चारों कलाकारों ने इंडिया हाउस के प्रमुख कमरे में भारतीय इतिहास व धर्म से जुड़ी हुई छवियां व कथानक को चुना। इन भित्ति चित्रों में इंडिया हाउस में प्रवेश करते ही चारों ऋतुओं के दर्शन क्या है दिए गए और इनका चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से सविस्तार किया गया, अच्छे से वर्णन किया गया और सभी भित्ति चित्र जैसे दृष्टि में फ्लोरेंस इटली ने रेनेसा से प्रेरित होते हुए लगते हैं। मगर सेन के चित्रों में एक विशेषता है कि वह भारतीय संदर्भ जिनकी चर्चा आमतौर पर नहीं की जाती। उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो, ठीक है, देखना चाहें तो एक भव्य भित्ति चित्र मुगल बादशाह अकबर अपने वास्तुविद से अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की रूपरेखा की चर्चा कर रहे हैं। इंडिया हाउस के गांधी भवन से आने जाने वाले कक्ष में बुद्ध के जीवन की एक झांकी प्रस्तुत हुई। आगे देखते हैं क्या चीज़ दी हुई है, ध्यान से देखिए। अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन अच्छे से, तो हमें अगर पेपर में कहीं से भी जो है इनसे ललित मोहन सेन से पूछेगा तो वो पढ़ लेंगे। तो इसलिए हमेशा हम बार बार कहते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती और कहा जाए तो सभी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। आप एकदम संपूर्ण पढ़ाई करिए, कहीं से भी पेपर पूछे एग्जामिनर, फटाफट आप सही से आंसर दे पाइए। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको जो है अच्छे से कंटेंट बना के और एक एक कलाकार को आपके सामने अवगत कराया हूँ और उसको देखिए, समझिए और उनकी कहानी को इस तरह से उतार लीजिए दिमाग में कि उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप फटाफट पकड़ ले। ललित मोहन सेन का नाम सुनते ही आपको प्रकृति कलाकार आपको जीवन में क्या दिमाग में गुज जाएगा। जैसे ही प्रकृति कलाकार का कोई चित्र पूछेगा फटाक से आप उनको लगा देंगे। ठीक, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जब ये महापरिनिर्वाण प्राप्त करने की घोषणा कर रहे थे तो वे अपने अनुयायियों जन से पूछते हैं कि उनकी जगह लेने कौन तैयार है। तो सभी अनुयायियों आत्मश्लाघा करते मगर बुद्ध मौन धारण किए हैं। इस तरह के अनेक चित्र भारतीय धार्मिक पौराणिक कथाओं को
अभिनय करते हुए भारतीय आत्मा से ओतप्रोत हैं। जहाँ इन सभी चित्रों में भारतीय कला की दृष्टि से चित्र की सौम्यता व शांत भाव प्रमुख हैं, वहीं तकनीक दृष्टि से इटली की भित्ति चित्र परंपरा भी लक्षित मालूम पड़ती है, दिखती मालूम पड़ती हैं। आगे देखिए, हम देखते हैं इटली में यह कला जनता के पास जाने का उपक्रम थी। 15वीं शताब्दी के बाद यहाँ फ्रेस्को, ताजापन व सेको सूखापन की परंपरा आना प्रारंभ हुआ। सूखे प्लास्टर पर पिगमेंट्स को पानी में घोलकर अंडे के पीलेपन इसी रंग को परत चढ़ाई जाती है और नतीजा यह निकला है कि रंगों की दीप्ति वर्षों तक बरकरार रहती है। यह सारी पद्धतियाँ भारतीय कला के सशक्त नमूने के रूप में इंडिया हाउस में बने इन भित्ति चित्रों में देखा जा सकता है। तो ऐसे कलाकार जो थे, जो किस किस तरह से बंगाली शैली से भी अलग भी काम किए थे और प्राकृतिक चित्रों का भी ज़्यादा अंकन इन्होंने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी प्रवास के दौरान ललित मोहन सेन का संबंध विलियम रसेल, फ्लिंट सर जॉन क्लोजन मूर, हेडकोन, सर फ्रैंक ब्रैगनविन आदि से बने और उनसे कुछ बहुत सीखा, परंतु उनकी भारतीय पर कभी भी प्रभावी नहीं होने दिया। सेन के चित्रण विषय सदैव राष्ट्रीयता और भारतीय मध्यवर्गीय समाज के आत्मीय अनुभव से ओतप्रोत रहे, जैसा पहाड़ का मुखिया स्नान गृह में पनिहारिणी कवि टैगोर आदि। ललित मोहन सेन का जन्म 1898 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर में हुआ था और यह नगर अपनी साड़ियों के लिए विख्यात था। किसके लिए विख्यात था? साड़ियों के लिए विख्यात था। अतः कला, शिल्प, रूप, रंग और मोटिव आदि के प्रति उनका आकर्षण बाल्यकाल से ही रहा। 11 वर्ष की आयु में सेन पारिवारिक कारणों से लखनऊ आ गए और क्वींस कॉलेज में दाखिला ले लिया, परंतु कला के प्रति अगाध रुचि के कारण कला महाविद्यालय की स्थापना होते ही उन्होंने पहले बैच में 1912 ईस्वी में एक डिप्लोमा में प्रवेश ले लिया और 1917 ईस्वी में ललित कला विषय में प्रशिक्षित पूरा हुआ, लेकिन अपनी रुचि और व्यापक सोच के अनुरूप ललित कला के समानांतर ही वे शिल्पकार, छायाकार, प्रिंट मेकर के रूप में उभरे और यह उनमें संपूर्ण कलाकार होने का प्रमाण है। अर्थात माध्यम कोई भी रहा हो, पर अपने सौंदर्य बोध के कारण, उतनी ही दक्षता के कारण ये कार्य को किए। सेन की बहुमुखी प्रतिभा का परिणाम था कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से प्रशिक्षण पूरा कर भारत लौटने के उपरांत 1928 ईस्वी में पुनः इंडिया हाउस चित्रण करने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया था। ये देखते हैं, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। ठीक, उस कार्य को पूरा कर सन 1933 ईस्वी में वो भारत वापस आए और 1942 ईस्वी में शिल्प अनुभाग कला महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष और 1945 ईस्वी में लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते हुए 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी को कॉलेज परिसर में स्थित प्रधानाचार्य आवास में उनका देहांत हो गया। यह भी उल्लेखनीय है कि देहांत होने के रात उन्होंने हजरतगंज के सेठ फोटोग्राफर के यहाँ बैठकर चिकित्सक प्रतिबंध के बावजूद, मतलब चिकित्सा इनको प्रतिबंध लगाया था कि दारू आपको नहीं पीना है, फिर भी ये वहाँ पे अधिक शराब पी ली और वे आर्ट कॉलेज आने की स्थिति में नहीं थे, इतना ज़्यादा पी लिए थे, बल्कि सेठ फोटोग्राफर ही उन्हें घर तक छोड़ गए थे और उसका कारण था पीने का कि कुछ दिन पूर्व जो क्या हुआ था, घटना घटी थी कि एक छात्र गोमती में कूदकर गोमती नदी में आत्महत्या कर लेने के कारण उठे सवालों का सेन साहब जबरदस्त तनाव झेल रहे थे और घर आकर नशे में बड़बड़ाते हुए सो गए और फिर कभी उठे नहीं। सोचिए, सेठ फोटोग्राफर के यहाँ वे लगभग नियमित रूप से बैठते थे। अपनी ज़रूरत और अपने स्वास्थ्य पर उन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया, नहीं तो वे कला जगत में जितना दे पाए उससे अधिक अभी दे जाते। ललित मोहन सेन का व्यक्तित्व श्याम वर्णित शरीर, चौड़ा माथा, छोटी नाक, नाक और ओठ के बीच चौड़ा और उभरा भाग, मोटे ओठों से दबा
श्रृंगार क्लीन, चेहरे, आंखें, मोटा चश्मा, कभी ढीली 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 पतलून तो ठीक है, एक सेकंड, कभी जो है ढीली ढीली पतलून तो कभी धोती के ऊपर बुशर्ट जिसमें कुछ बटन गायब हो जाते रहते थे, और चाल थप थप की आवाज़ के साथ। इस तरह रोबीले स्वभाव से क्या है, सेन ऊपर से जितना जितना कठोर मन के थे, उतना ही अंदर से क्या थे, वे कोमल मन के थे। और अपने बेपरवाह किस्म के उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह के था कि वे ऊपर से भले ही कठोर दिखते थे, पर भीतर बड़े दयालु स्वभाव के थे ये। उनके उल्लेखनीय चित्रों में क्या है, आनागारी गोविंद जो एक जर्मन था, बाद में क्या बौद्ध हो गया, कि मुखाकृत उन्होंने 1940 ईस्वी में, ठीक है, मुखाकृत हैं, और 1940 ईस्वी में केवल 40 मिनट में पेस्टल रंग में एक सही बनाई गई। और सेन साहिबों में क्या थे, प्रमुख थे, सही बनाने में बहुत ज़्यादा ये प्रमुख थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह नगर निगम गैलरी लखनऊ में प्रदर्शित है, बहुत अच्छे रखरखाव में नहीं है। इस चित्र में बड़े ही बोल्ड स्ट्रोक और रिच कलर्स के साथ सेन ने भाव व्यक्त किए हैं, और ऑलरेडी के सधे हुए हाथों से सटीक रंग तानों का प्रयोग किया। भूख और आंखें की सजीवता दर्शनीय है। गहरे भूरे, क्रिमसस, येलो, ग्रीन आदि रंगों के प्रयोग का कौशल दिखाया। वह उनके दृश्यों के बाद की पीढ़ी कलाकारों में देखा जा सकता है। छवि चित्र इसी परंपरा प्रतिनिधित्व करते हुए नित्यानंद महापात्र, जयकृष्ण अग्रवाल हैं, आरंभिक कार्य और जगमत शाह आदि, ठीक है, के छवि चित्र देखे जा सकते हैं। इन्होंने इस तरह से बनाया। हालांकि उनके प्रभाव में कार्य करने वाले कलाकारों की सूची लंबी है, पर मुख्य रूप से हरियल लाल मेड़, पुरंजय बनर्जी, ईश्वर दास, विश्वनाथ मुखर्जी, बी.एन. जिज्जा, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन मोहन नागर, ए.पी.जे. दुबे, जे.सी. गुप्ता, एस. सेन राय और आर.सी. साथी, रणवीर सक्सेना आदि उल्लेखनीय नाम हैं। मिसेज बी. पूर्णिमा सेन भी, बीन सरकार आदि उल्लेखनीय पेस्टल माध्यम में बनाए गए पोर्ट्रेट हैं। सेन के मुखाकृत चित्र पोर्ट्रेट है, और उनका भूदृश्य चित्रण भी अद्भुत है। वे जिस दृश्य से अंकित करते थे और गहनता से समझते थे और अध्ययन करने की भी कोशिश करते थे। देखिए आगे। बर्मा, तिब्बत, कुल्लू, ठीक, के लिए वे घूमते और मनचाहा स्थान ढूंढते, और जहां उन्हें विशेष प्रकार का संयोजन दृश्य ठीक है, दिख जाता, वहां रुककर वे पेंट कर लेते थे। ऐसे वे कलाकार थे। अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल पर मटेरियल के साथ ड्राइंग बोर्ड बांधकर शहर में टहलते रहते थे, और मॉर्निंग इन टीजी, रिवर, कुकरेल, बनारस घाट, औरंगजेब, मार्क्स एंड लखनऊ आदि सेन के प्रसिद्ध भूदृश्य हैं। झुग्गी झोपड़ी, मिट्टी के लिए क्या पूते घर, मालिनी बस्तियां आदि अनेक प्रिय विषय होते, जहां सुबह जाकर लैंडस्केप करते थे, और बिलाची प्रशिक्षण होने और इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्रण महत्वपूर्ण कार्य करके आर्ट कॉलेज प्रिंसिपल होने के बावजूद भी वे मरीन बस्तियों में, ठीक, मरीन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में जाने से कोई परहेज न था। उन्होंने उन भोले भाले निश्चल चेहरों को पेंट करने में सुख का अनुभव करके भी आनंद मिलता था। यह था उनका व्यक्तित्व का बड़प्पन और सच्ची भारतीयता, जो देश के कण कण में हर नागरिक से प्यार करता था और उन्हें समझता था। ललित मोहन सेन ने विवाह नहीं किया था। वे कला विद्यार्थी, कर्मचारियों, सहकर्मियों के आसपास रह कर्तव्यपरायण लोगों को ही अपना परिवार समझते थे, और कर्तव्य निष्ठा को पूजा मानते थे। ठीक है, जो कर्तव्य करते थे उसी को क्या पूजा मानते थे। और अपनी रचना के समय वे किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पसंद करते थे। प्रसिद्ध कला समीक्षक अवधेश मिश्र और उनके निर्बाध सृजन से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक बार अपने स्टूडियो में कार्य कर रहे थे, तभी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव उनसे मिलने आ गए। सोचिए, तो ऑफिस में सेन को उपस्थित न पाकर वे स्टूडियो में घुस गए। वे प्रवेश करते ही सेन ने कहा कि इस तरह आना आपको शोभा नहीं देता, आप यहाँ से जाइए, डिस्टर्ब मत करिए,
और उनका विद्यालय परिसर और प्रकृति प्रेम भी देखिए। जब ये कुल सचिव ने बताया कि वह आर्ट कॉलेज में हरी भरी घास मैदान, ठीक, और एस कैंप लगाएं, ठीक, की अनुमति मांगने आया, तब सेन साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय के गर्ल्स कॉमन रूम में हमारे विद्यार्थियों को फीमेल स्टडी के लिए जाने की अनुमति दे दी। रजिस्ट्रार ने मना करने पर भी सेन ने कहा, तुम मेरा छोटा, ठीक है, सा भी काम नहीं कर सकते, ठीक, छोटा सा भी काम नहीं कर सकते और चाहते हो कि हम अपनी छाती पर खूंटा गड़वाएं, सारा कैंपस खुदवा कर बर्बाद कर देंगे। वे प्रकृति, फूल पत्ती और आर्ट कॉलेज कैंपस से बहुत प्यार करते थे, प्रकृति से उनके लगाव था, पहले बताएं हम। उस समय दुर्लभ फूल पत्तियों पेड़ पौधों की परिसर में सजाते रहते थे और आर्ट कॉलेज में लगे दुर्लभ पेड़ सेन ने अपने कार्यकाल में ही लगवाए थे। प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, पेड़ पौधे से। और यह कुशल रेखांकनकार होने के परिणाम था कि लिनो और वुड में भी बारीकी कला क्या है, लयात्मक और आदर्श सौंदर्य के रूप में आकृतियों को संयोजने का चित्रणकार इन्होंने किया। रेखाओं में गति, लावण्य और रचनात्मकता विषयों में उस तबके से जुड़े जो रोज कमाता और खाता है, यानी मजदूर, कामगार, महिला, पुरुष, कल्पना की जा सकती है उनके चित्रण में। कितना कठिन होता है इनका अंकन, संयोजन, छाया, प्रकाश और संतुलन, और आकृतियों में सभी कुछ उल्टा पर भाव से परिपूर्ण एक विशेष आकर्षण के साथ। यह रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रशिक्षण का असर भी था, जहाँ से वे छापा कलाकार क्या पारंगत होते थे। चलिए आगे देखते थे। वहीं ये वुड कह रहा है, एक सेकेंड, वहीं ये वुड एनग्रेविंग, ठीक, लकड़ी पर, और लिनोकट का भी कौशल पाए थे या काम में सीखे थे। इस रूप में इन्हें बहुत कम महत्व मिल पाया। इसके कारण हो सकते हैं कि केवल चर्चा की ही होती जा रही है, लेकिन इतना ही तो सत्य है कि ललित मोहन सेन भारत के प्रारंभिक छापा कलाकारों में से एक थे। ललित मोहन सेन का पहाड़, मुखिया, ग्राम दृश्य, गली मोड़ आदि लिनोकट चित्रण में दक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है। पहाड़ का मुखिया चित्र सेन ने तो मुखिया के मुखाकृति के भाव जिस तरह अंकित किया है, उससे उनका छवि चित्र जिससे तरह बोल्ड स्ट्रोक में लीनों को क्या काटा है। आगे देखते हैं। उससे उनकी छापा कला की दक्षता और रेखांकन की गहरी समझ को जाना जा सकता है। इसी तरह ग्राम जीवन की झोपड़ियाँ के दृश्य, उनकी बारीकियों और परिप्रेक्ष्य अंकन इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। वुड एंग्रेविंग में भी तकनीकी व रचनात्मक विशेषता के कारण सेन 1926 ईस्वी में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से फेलोशिप प्राप्ति हुई थी, और उनके इन चित्रों में न केवल काले सफ़ेद के संयोजन के अतिरिक्त रूपाकारों एवं भावनाओं की भी यथार्थवादी परिकल्पना हुई, बल्कि यहाँ एक संघात का महत्व और विशेष अर्थ छुपा है, और इनमें इनमें न सिर्फ नाइफ या टूल्स का तकनीक प्रभाव है, बल्कि लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर को भी संयोजन का हिस्सा बनाया गया है। और इस कार्य में ललित मोहन सेन अनेक प्रयोग द्वारा वांछनीय प्रभाव उत्पन्न करने का कौशल दिखाते हैं। आगे देखते हैं। इतना ही नहीं उनका प्रिय विषय नारी, अनेक भाव भंगिमा, अत्यधिक लयात्मक रेखाएं और आदर्श रूप के साथ साथ संयोजन में महत्व पाती थी, पर वे विसंगत और प्रसंगवत भाव के प्रति भी सचेत रहते थे, जैसा कि मजदूरन, घरेलू महिलाएं, कामगार महिलाएं आदि विषयों में कितना लालित्य अंकित करना है, कितना रफ बैकग्राउंड रखना है, यह भी उनके चित्रों में देखा जाता है। ऐसे कलाकार थे ये। आगे देखते हैं क्या चीज़ है सबसे मस्त चीज़। सेन के कुछ विशेष चित्रों में एक पहाड़ी लड़की के मुखाकृति की जिक्र करें तो वह क्या है, ग्रीन बैकग्राउंड में चित्रित की गई है, पर रफ बैकग्राउंड के साथ ही उसमें पैसेज ऐसा आभास दे रहे हैं जैसा पुष्प से लदी लताएं लटक रही हो और वे सिर पर सजे पुष्प से मेल खाती है। पहाड़ी क्या है, लड़की के मुख का शांत भाव क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ आकर्षण और लावण्य उत्पन्न करता है। कपड़ों का रंग मलिन, पर उन पर ब्रश का प्रयोग बहुत
सधे हाथों का है। और इसी तरह बालिका का मुख्य चित्र कोमल का सौंदर्य अवरणी पीली पृष्ठभूमि पर भूरे रंग के विविध तानों के चित्र फिनिश किया गया है। आगे देखते हैं। छाया का प्रकाश कह रहा है कि छाया प्रकाश का समुचित प्रयोग नाक, ओठ, विशेष रूप से आंखों की सजीवता दर्शनीय है। 1940 ईस्वी में बने इस चित्र में बालिका संपूर्ण प्रकृति बड़ी सकती है। सेन के छवि चित्रों में यह विशेषता थी कि एक ब्रश स्ट्रोक में संपूर्ण शोभा उतार देते थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गंगानाथ झा और अमरनाथ झा के आदमकद चित्रों की बात करें तो उनके चेहरे की सौम्यता, दृढ़ता, आत्मविश्वास स्पष्ट झलकता। सेन ब्रश स्ट्रोक्स द्वारा उनके टेक्सचर, ब्यूटी पर भी ध्यान देते थे। स्ट्रोक्स मिक्स नहीं किया गया और पर जो मिला जुला प्रभाव पैदा करते हों अद्वितीय हैं। और इसी तरह वेशभूषा के चित्रण में भी ललित मोहन ने अपनी रुचि दिखाई और पहनावे से उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या होती है, व्यक्तित्व और सामान्य भाव तक उतार देते थे और इसे पोर्ट्रेट विषय के कलाकार में सिद्धता प्रमाणित होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि नारी चित्रण के लिए मॉडल स्टडी पर जोर देते थे और विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि समकालीन प्रवृत्तियों और झुकाव होने और प्रयोग पर आधारित चित्रण करने के पहले मानवकृतियाँ और प्रकृति तत्वों का अंकन अभी कलाकार को जाना चाहिए। उनके यथार्थ चित्रण के लिए मॉडल स्टडी आवश्यक है। इसीलिए सेन ने मॉडल स्टडी के अतिरिक्त स्टिल लाइफ और लैंडस्केप पर अधिक बल दिया था। और इन बातों का एकदम स्पष्ट है कि सेन ने अकादमिक शैली यूँ कहें यथार्थ चित्रण के विकास की लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एक मजबूत नींव तैयार की। और इस परंपरा से जुड़कर अनेक कलाकार ने देश विदेश में न सिर्फ अपने को स्थापित किया बल्कि लखनऊ की कला के सुबास को भी इन्होंने बिखेरा। ललित मोहन सेन के संपूर्ण व्यक्तित्व को एक एक विभाग थे जिसमें प्रशिक्षण को कलाकार युगों युगों तक परंपरा का निर्वहन करते रहेंगे। जैसे ललित मोहन ने लखनऊ से लंदन तक प्रशिक्षित, ठीक है, लखनऊ से लंदन तक प्रशिक्षण के रूप में आत्मसात किया और अपनी कर्मभूमि लखनऊ आर्ट कॉलेज को अपने अविस्मरणीय व्यक्तित्व व कृतज्ञ के माध्यम से दिया। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज की आधुनिक कला विधि में उनके 3 चित्र कुटीर, तैल रंग, कुटीर समूह, तैल व हलदार के सभी चित्र टेम्परा में प्रदर्शित होती हैं। ऐसे कलाकार जो हमारे बीच आएँ और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाएं और हमें कुछ बहुत सिखा गए कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से चित्र को बनाना है। तो ऐसे कलाकारों को अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।